हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 और जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कुछ बातें आप इस चैप्टर के बारे में पहले से जानते होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। यानी आप बहुत सारे मटेरियल से फेमिलियर होंगे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ये इन चीज़ों के बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ टेबल दे रखी है 4.1, जिसमें अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। इसमें दो चीज़ें दी गई है। सबसे पहले मटेरियल का नाम, सेकंड कॉलम में उसकी अपीयरेंस यानी वो शाइन करता हुआ है या फिर उसका सरफेस डल है, और तीसरा है हार्डनेस, वो हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर कुछ कम हार्ड है। तो इसमें आप मटेरियल देख सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो आप इसमें टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं कि उनकी जो अपीयरेंस है यानी वो दिखने में कैसे हैं, ये आप सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं। और वो हार्ड है या ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो आप थर्ड कॉलम इसमें सेकंड कॉलम में उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप मटेरियल को नाम दे सकते हैं जिन जो मेटल है उनमें। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और बाकी जो बचेगी वो क्या होगी, नॉन मेटल्स होगी। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर उनमें अंतर किया जा सकता है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो उसकी लस्टर जो होती है, जो चमक जो होती है उसमें, और जो उसकी हार्डनेस होती है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या होगी। बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके बारे में आप फेमिलियर है, आपको पता है इस चीज़ का। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, शॉल, एन एक्स। यानी आपने ब्लैक स्मिथ जो होता है, जो लोहार होता है, आपने उसको आयरन पीस को बीट करते हैं, पीटते हुए देखा होगा, उस पर चोट मारते हुए। और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, जो जो आयरन का बना हुआ होता है, जैसे स्पेड होगा, इसको फावड़ा कहते हैं, शावल होता है या कुल्हाड़ी होती है। तो ये जो लोहे की चीज़ें होती है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, उस पर हैमर करता है, चोट मारता है थोड़े से, तब जा करके वो क्या होती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। जब इनको बीट करते हैं तो क्या उनकी शेप में कोई चेंज आता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज। क्या आपको एक ही जैसा परिवर्तन या एक ही जैसा चेंज दिखाई देता है इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। यदि आप आयरन की जगह वुड लॉग का इस्तेमाल करें और उसको भी अगर बीट करके देखें तो क्या उसमें भी उसी तरह का चेंज आएगा। लेट अस फाइंड आउट। तो क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्टिविटी 4.1। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक छोटी सी आयरन नेल लेते हैं, अ कॉल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। अब कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे आयरन नेल होगी छोटी सी, एक कोल का पीस हो गया, कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, और पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, और एक पीस लेते हैं एल्यूमिनियम वायर का, और एक लेते हैं पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल, आयरन नेल को बीट करते हैं, पीटते हैं, विद अ हैमर, एक हैमर की हेल्प से। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ। ये ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में आप अपने आप को चोट ना लगवा लें। ट्राई टू हिट हार्ड, इसे और हार्डली जो है उसको ट्राई करें मारने का। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, जो एल्यूमिनियम जो वायर जो होता है उसको भी तेज़ी से उस पर चोट मार सकते हैं। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। कोल पीस पर भी और जो पेंसिल लेड जो होता है उस पर भी आप उसी तरीके से हैमर कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2।
और अपना जो भी आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे उसको आप टेबल 4.2 में लिख सकते हैं। 4.2 में अब क्या दे रखा है इसमें, मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, यानी मेलिएबिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को अगर हैमर करते हैं, चोट मारते हैं इस पर, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल का नाम लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम में चेंज इन शेप, फ्लैटन, ब्रेक्स इनटू पीसेज, यानी उसकी शेप में अगर हैमर करते हैं, चोट उसमें मारते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो या क्या वो फ्लैट हो जाता है या फिर वो टूट करके पीसीज में बिखर बिखर जाता है। जैसे आयरन नेल हो गया, कोल पीस हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, पेंसिल लेड हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, चोट मारेंगे पहले इस पर हैमर करेंगे और उसके बाद उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसे आप लिखेंगे कि वो फ्लैटन हो गया या फिर टूट के बिखर गया। तो इस तरीके से टेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आता है यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, यानी किस किस की शेप चेंज हो जाती है। जो आयरन नेल जो होती है, जो लोहे की जो कील होती है, या फिर जो एल्यूमिनियम वायर जो होती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है ऑन बीटिंग, जब उसको बीट करते हैं हैमर से। इफ़ दे वर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट, यदि इसको और तेज़ी से मारते हैं तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल, आप सिल्वर फॉइल के बारे में भी जानते होंगे, यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, या फिर अपने एल्यूमिनियम फॉइल से भी आप फेमिलियर होंगे, एल्यूमिनियम फॉइल को भी जानते होंगे जिसमें फूड को रैप किया जाता है। फूड को जो भी खाना होता है उसमें रख करके लंच बॉक्स में रख करके ले जाते हैं बच्चे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कॉल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। एज यू मस्ट नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, मटेरियल लाइक जैसे कोल हो गया, पेंसिल लेड हो गया, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स, क्या आप उन्हें मेटल कह सकते हैं? नहीं, वो मेटल नहीं है क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हो। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, क्या आप होल्ड कर सकते हैं मेटेलिक जो पेन होते हैं, जो मेटल के जो पेन होते हैं उसको, क्या विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल, यदि उसका हैंडल प्लास्टिक का या लकड़ी का नहीं बना हुआ है तो क्या आप उसको बिना हार्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए क्या उसको आप होल्ड कर सकते हैं? परहैप्स नॉट, नहीं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच आ वुडन और प्लास्टिक प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, जो भी गर्म चीज़ें होती है, ये जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के या फिर वुड के बने हुए, ये हमें हेल्प करते हैं जिससे हमें कोई हार्ट ना हो, हमारा हाथ ना जले उसमें। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, तो इसी बेसिस पर, अब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ये हम कह सकते हैं कि जो वुड और प्लास्टिक होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है, इसलिए वो गर्म नहीं होती। यू मस्ट यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा जब वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, उसका इसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका हैंडल किस चीज़ का बना हुआ होता है और क्यों बना हुआ होता है ऐसा? क्योंकि वो ज़्यादातर या तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है, वुड का होता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक्टिविटी 4.2 रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके हम ये चेक कर सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। यू माइट हैव परफॉर्म, ये आप इलेक्ट्रिक सर्किट देख सकते हैं जहाँ पर दोनों वायर के एंड्स होते हैं, वहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें लगा कर देख, जहाँ पे जैसे आयरन नेल लगी हुई है, इसमें लोहे की कील लगी हुई है, उसकी जगह आप दूसरी और चीज़ें लगा करके भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जिनमें जिनको लगाने से बल्ब ग्लो करता है वो सब क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जिनको इसमें कनेक्ट करने से
ये बल्ब ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्ड इन द टेबल 4.3। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये कि कोई भी जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है। तो आप यहाँ टेबल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, जैसे आयरन रॉड होगी, नेल हो गया, सल्फर हो गया, कोल पीस, कॉपर वायर। तो सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके उसको कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर है, अच्छे कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें गुड कंडक्टर लिखेंगे, और जो कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ लिखेंगे आप पुअर कंडक्टर। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी मेटल की चीज़ें बनी होती है, जैसे आयरन नेल हो गई, आयरन रॉड होगी, आयरन नेल होगी, कॉपर वायर हो गया, तो ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। जबकि सल्फर पीस जो होता है और कोल पीस जो होता है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। How the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learnt in class 6, ये हमने क्लास 6 में भी सीखा था कि जितने भी मेटल्स होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही गुड कंडक्टर होती है। Where do you find the use of aluminium and copper wires? अब ये एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के यूज आप कहाँ पे करते हैं? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या कभी आपने कोल के वायर देखे हैं? डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या कभी आपने कोई अंतर पाया है जब आपने किसी आयरन शीट को, यानी कोई भी आयरन की शीट या प्लेट होती है या कोइन होता है या फिर जो पीस ऑफ कॉल है, यदि आपने उसको कभी फ्लोर पे ऊपर से नीचे की तरफ गिरा के देखा होगा, तो इफ़ यदि उसमें आपने कुछ नोटिस किया कि उसमें आपने कोई साउंड सुनाई दी? इफ़ नॉट, यदि नहीं, यू कैन ट्राई इट नाउ, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? क्या उसमें कोई किसी तरह का अंतर आता है? यस, डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती है, जब वो गिर जाती है ज़मीन पर, हम उसको गिरा कर देखते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको एक रिंगिंग साउंड उसमें से निकलती है, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सोनोरिटी। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? यदि आपने टेम्पल देखे हैं या स्कूल्स में भी जो बेल्स होती है वो किसकी होती है? मेटल की बनी होती है। कैन यू गिव रीजन? उसका कारण बता सकते हैं आप? इसमें ये पूछा था कि उसमें वो क्या नाम, जो बेल होती है वो लकड़ी की बनी होती है क्या? कैन यू गिव रीजन? क्या आप उसका रीजन दे सकते हैं? अगर वो लकड़ी की बनी होगी, वुडन होगी, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड वैन स्ट्रक हार्ड। जब उसको, किसी भी मेटल की जो चीज़ होती है, जब उसको हार्डली स्ट्रक करते हैं, उस पर चोट मारते हैं, तो क्या होता है? तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, यानी आपने दो बॉक्स ले लिए जो दिखने में एक जैसे ही हैं। वन मेड ऑफ वुड, एक वुड का बना हुआ है, एंड द अदर ऑफ मेटल, दूसरा मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल, की कौन सा बॉक्स जो है मेटल का बना हुआ है? बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस पर स्ट्राइक करके, चोट मार के। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड, दे आर सेड टू बी सोनरस। क्योंकि जितनी मेटल्स होती है वो सभी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए उनको सोनरस कहा जाता है। द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनरस। जितने भी मटेरियल्स होते हैं मेटल के अलावा, वो सभी क्या होते हैं? द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होते, क्योंकि केवल मेटल जो होती है वही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ऊपर की जो एक्टिविटी है, परफॉर्म करने के बाद, वी कैन से दैट सब मटेरियल्स आर हार्ड। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ लश्चरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पासिस दीज प्रॉपर्टीज
आर कॉल्ड मेटल्स, यानी वो मटेरियल जो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती है वो सभी क्या होती है, मेटल्स होती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये उसके मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। इन कॉन्ट्रास्ट जो मटेरियल लाइक कोल, जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, वो सॉफ्ट भी होते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होते मेटल के जैसे, और उनके जो अपीयरेंस होता है ऊपर से वो डल दिखाई देते हैं। दे ब्रेक इनटू पाउडरी मास मास ऑन टैपिंग विद हैमर। जब उनको हैमर से चोट मारते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दे आर नॉट सोनरस, वो सोनरस भी नहीं होते ना उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हीं मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। सारी मेटल जो होती है वो हार्ड नहीं होती, उनमें जैसे मैंने भी बताया कि सोडियम और पोटेशियम ये हार्ड नहीं होती, ये सॉफ्ट होती है और इनको नाइफ से काटा भी जा सकता है, चाकू से हम इसको काट भी सकते हैं। मरकरी इज ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दीज आर एक्सेप्शंस। ये क्या है, एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि हम सारी मेटल के बारे में बात करते हैं तो ये इसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि सारी मेटल्स हार्ड नहीं होती और सारी जो होती है सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती वो। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जो मेटल्स होती है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय, अब ये जो रिएक्शन होती है उसको रिकॉल करते हैं। विच रस्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें क्या होता है, रस्टिंग होती है, जिसमें रस्ट बनता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास सेवन्थ एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने इस क्लास सेवन्थ में एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करके देखते हैं। यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और इन सब में क्या होता है, ऑक्साइड बनते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, और इसको कंप्लीट कर सकते हैं ये रिएक्शन जो दे रखी है आयरन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखते हैं, आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो क्या बनाते हैं, अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो पहले में बनेगा आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, और दूसरे वाले में बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब इसमें जो नेचर जो होती है रस्ट की वो हम चेक करके देख सकते हैं। बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में जो रिएक्शन हो रही है। कलेक्ट स्पूनफुल ऑफ रस्ट, रस्ट को ले लेते हैं एक चम्मच, एंड डिजोल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत थोड़े से पानी में उसको डिजोल्व करते हैं। वी विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। हम क्या इसमें पाएंगे कि जो रस्ट जो होता है, जो जंग होता है, रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, वो पानी में क्या होता रहता है, सस्पेंड करता रहता है, तैरता रहता है। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको सस्पेंशन को अच्छे तरीके से हिलाएं। टेस्ट द सॉल्यूशन एंड विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं रस्ट सस्पेंशन, जैसे ये अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, रस्ट को पानी के अंदर डिजोल्व करके घोल करके उसको अच्छे तरीके से शेक किया, हिला लिया उसको, और लिटमस पेपर से जब उसको चेक करते हैं, रेड से और ब्लू से दोनों से इसे चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसकी, तो
इसमें एक चीज़ और पूछेगी यहाँ पे, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या जो कॉपर जो होता है क्या उसमें भी रस्टिंग होती है? आई हैव सीन अ ग्रेनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। मैंने क्या देखा है? ग्रीनिश डिपॉजिट देखा ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल, कॉपर वेसल के सरफेस पर। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, यदि किसी कॉपर वेसल को एक लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर मतलब एयर जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है उसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं, अगर उसको छोड़ दे तो क्या होगा? इट एक्वायर्स अ डल ग्रीनिंग कोटिंग, उस पर क्या आ जाता है? एक ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये जो ग्रीन जो मिक्सचर होता है जिससे जो कॉपर होता है ग्रीन दिखाई देता है, वो क्या होता है एक्चुअल में? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है एंड कॉपर कार्बोनेट, या फिर कॉपर कार्बोनेट होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है नीचे दी हुई है कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्ट एयर है वो, और क्या बना रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है या फिर कॉपर कार्बोनेट बना रहा है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को एक बार रिकॉल करते हैं। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक। जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो ऐश बचती है, जो राख बचती है, उसकी नेचर को हम चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असरटेन दिस, आप कैसे उसको बताएंगे कि एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, जो रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तब क्या होता है? अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सामान्य रूप से जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब यही रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में करके देख सकते हैं। और एक्टिविटी 4.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्रेगरेटिंग स्पून एंड हीट इट। हम क्या करते हैं कि एक सल्फर पाउडर जो होता है उसकी कुछ अमाउंट लेते हैं स्पून में और उसको गर्म करके देखते हैं। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यदि इस तरह की स्पून जो होती है वो अवेलेबल ना हो, यू मे टेक अ मेटेलिक कप, तो आप उसमें एक मेटेलिक कप भी ले सकते हैं। मेटेलिक कैप जो होता है ओनली बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर, और उसके चारों तरफ एक मेटल का वायर जो होता है वो रैप कर सकते हैं। एंड गिव इट द शेप शॉन इन फिगर, जैसे कि फिगर में 4.4 में दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एश एश ऑन द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर जो होता है वो जलना शुरू होता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, तो उसमें क्या देखें कि गैस जार के अंदर द ग्लास टम्बलर कवर द टम्बलर विद अ लिड, और जो ग्लास टम्बलर जो होता है उसको एक ढक्कन लगा दे इसके ऊपर, टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, जिससे उसमें जो बनने वाली गैस होती है वो बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद स्पून को अलग कर दें। एट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़े सा उसमें वाटर मिलाए इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और उसको ढक्कन जो होता है उसको रिप्लेस कर दे। शेक द टम्बलर वेल, टम्बलर को अच्छे तरीके से हिलाए। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से उसको टेस्ट करके देखिए एक बार। तो टेस्ट करके देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो एक टेबल है 4.4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स और बेसिस। तो अब यहाँ पे मेटल का नाम, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ बेस का नाम लिख सकते हैं पहले कॉलम में, दूसरे में मेटल का नाम लिख सकते हैं, तीसरे में वो एसिडिक नेचर का है या फिर नेम ऑफ द एसिड, एसिड को एसिड का नाम लिख सकते हैं, और चौथे में आएगा नॉन मेटल कि वो नॉन मेटल है। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है
द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब भी सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस बनती है इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, सल्फर एसिड इज फॉर्म, तो उसमें सल्फ्यूरस जो एसिड होता है वो बनता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। तो ये रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से और क्या बनाता है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और जो सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास सेवन्थ। आपने सेवन्थ में पढ़ा होगा। नेम ऑफ सम ऑफ लेबोरेटरी एसिड्स, यानी लैब के अंदर जो एसिड यूज किए जाते हैं या जो बेस यूज किए जाते हैं उनके आपने कुछ नाम पढ़े होंगे। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। तो उनके जो नाम है टेबल 4.4 में आप नोट डाउन करें। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। और इसको आइडेंटिफाई करें मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रेजेंट इन दैम, जो उनके अंदर उपस्थित है, विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ में अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके बाद में आता है रिएक्शन विद वाटर, यानी पानी के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ में। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बहुत हीट निकलती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसलिए सोडियम मेटल को हमेशा क्या किया जाता है? कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जब वो कैरोसिन के अंदर रखा जाता है तो वो कैरोसिन से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। एक और एक्टिविटी है इसमें, टेक 250 ml बीकर, ग्लास टम्बलर, ये ग्लास टम्बलर ले सकते हैं उसकी जगह या बीकर ले सकते हैं। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसको आधा पानी से भरते हैं। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और सोडियम पीस का आधा पीस जो होता है वो काट लेते हैं। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको ड्राई भी कर लेते हैं। एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और उसे एक जो कॉटन का जो पीस होता है उसमें रैप कर लेते हैं, उसमें लपेट लेते हैं। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और उसके बाद उसको बीकर में रख देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ये ध्यान रखिए, एक इसमें इंस्ट्रक्शन है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप बीकर से बहुत दूर रहें। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तब उसको बीकर को टच करें। व्हाट डू यू फील, आप क्या कैसा उसमें फील करते हैं? हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर गर्म हो गया है? टच द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जो सॉल्यूशन इसमें बचता है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से आप उसको टेस्ट करके करके देख सकते हैं। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, कि क्या सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक और या फिर बेसिक नेचर का है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर की सोडियम जो होती है वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो बहुत हीट उसमें से निकलती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, और वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ में ही रिएक्ट करती है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, दूसरी जो मेटल होती है वो इस तरीके से नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, आयरन जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन स्लोली करता है, धीरे धीरे करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, क्योंकि एयर में ज़्यादा रिएक्टिव होती है लेकिन उसके बाद भी जो नॉन मेटल्स होती है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इस तरह की जो नॉन मेटल्स होती है उनको वाटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फॉस्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, यदि वो एयर में आ जाए, प्योर फॉर्म में अगर वो एयर में आ जाता है, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अगर वो एयर में एक्सपोज हो जाता है वो, तो उसमें आग लग जाती है अपने आप। तो इसलिए उसको, आग को रोकने के लिए क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसको रोकने के लिए इट इज स्टोर्ड इन वाटर, उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन। लेट अस हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। अब इसमें ये भी देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जो होती है वो एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसमें भी एक एक्टिविटी है। वार्निंग क्या है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है हमेशा अपने फेस से दूर रखें। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। और जब भी टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करें इसमें आप, ताकि वो अपने चेहरे से दूर रहे टेस्ट ट्यूब। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट। टेबल 4.5 दे रखी है, उसमें कुछ मेटल के सैंपल है, नॉन मेटल के, उनको ले लेते हैं। तो उसमें किस क्या देखते हैं हम उसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स, इन सब के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिबन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन फिलिंग्स होगी, कॉपर फील्ड हो गया, चारकोल पाउडर हो गया, सल्फर पाउडर हो गया। तो ये सब जो होते हैं किस किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, वो गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये दोनों ही एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसकी रिएक्शन करके आप इस टेबल में लिख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम एज ABCDEF। अब उसे टेस्ट ट्यूब में रख के उसको क्या कर सकते हैं, लेबल कर दीजिए ABCDEF करके। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब वन बाई वन। और लगभग 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालते हैं एक एक करके। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, और रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ऑब्जर्व करने में क्या पता लगता है, इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड सॉल्यूशन, यदि जो कोल्ड सॉल्यूशन जो होता है अगर उसमें रिएक्शन नहीं होती है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो क्या करें, टेस्ट ट्यूब को गर्म करें। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और जो भी टेस्ट ट्यूब जो होती है उसके माउथ पर बर्निंग टेस्ट ट्यूब यानी बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल भी इसमें ले सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही रिपीट कर सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में किया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5, और जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं आप उसको टेबल 4.5 में लिख सकते हैं रिकॉर्ड करके। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिएक्ट विद एसिड्स। क्या कोई अंतर था जब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करती है एसिड के साथ में। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जब बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं तो क्या उसमें आपको पॉप साउंड सुनाई दी, कुछ केसेस में आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। You must have found that non-metals generally do not react with acids, and metal react with acids to and produce hydrogen gas that burns with pop sound। तो आपने देखा कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जबकि मेटल्स रिएक्ट करती है एसिड के साथ में, और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। जब बर्निंग मैच स्टिक उसके ऊपर लेके जाते हैं जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके माउथ पर, तो उसमें से पॉप साउंड हमें सुनाई देती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट, आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इवन ऑन हीटिंग, यदि इसको गर्म भी करें तब भी नहीं करता है। इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद बेस, यानी बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही। एक एक्टिविटी है 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी बच्चों के द्वारा करने के लिए नहीं होती क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं 8 तक के। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। तो उसमें आप प्लास्टिक स्पैचुला का यूज़ करें अगर आप किसी किसी भी बेस का यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेश
सॉल्यूशन प्रिपेयर करें इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, बाय डिजॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट, 3 से 4 पैलेट जो होती है उसकी डिजोल्व करके, इन 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml वाटर में, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, जो एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उसके पीस को उसमें ड्रॉप करें, ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और क्या करें, जो बर्निंग मैच स्टिक जो होती है वो उसके माउथ पर ला करके उसको टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व केयरफुली, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, यानी पॉप साउंड जब उसमें से निकलती है टेस्ट करते हुए तो वो क्या इंडिकेट करती है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी अगर पॉप उसमें से पॉप साउंड निकल रही है तो वो क्या इंडिकेट करती है, किस बात को इंडिकेट करती है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जो होती है रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्शन जो होती है नॉन मेटल्स की विद बेसिस, बेसिस के साथ में आर कॉम्प्लेक्स, वो कैसी होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th, यानी क्लास 7th में आपने एक्टिविटी परफॉर्म की होगी कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस, अब उसमें आप कुछ और रिएक्शन भी उसमें ले सकते हैं। एक्टिविटी 4.8 देखते हैं, टेक 100 ml बीकर्स एंड लेबल ABCDE, 500 ml के बीकर लेते हैं और उसमें मार्क कर देते हैं उसको ABCDE करके। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, हर किसी बीकर में लगभग 50 ml वाटर लेते हैं। डिजोल्व इन ईच बीकर अ टी स्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड, और उसमें जितने भी आपको सब्सटेंस मिलेगा वो उनको हर बीकर में डिजोल्व कर लें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अलग अलग तरह के बीकर है जिनको ABCD करके इसको इसकी लेबलिंग की गई है। बीकर ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, और रिएक्शन क्या है इसमें, कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक ग्रेनुअल, उसको रिएक्शन कराया है। कॉपर दो सेकंड वाले में कॉपर सल्फेट आयरन नेल के साथ में रिएक्शन कराया है, और जिंक सल्फेट में कॉपर जो टर्निंग्स होती है, कॉपर टर्निंग्स, उसको आपने रिएक्ट कराया है। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स और जिंक सल्फेट और आयरन नेल, उनमें आप रिएक्शन कराने के बाद उसमें आप देखेंगे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं होती है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उसको हिलाते डुलाते नहीं है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में जो जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स, आपने अलग अलग बीकर में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल, कि एक मेटल जो होती है दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जो उसका घोल बनाया गया उसमें से। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर, अब बीकर ए में क्या करता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो इससे क्या होता है कि जो भी ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, और पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, जो पाउडरी रेड मास जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम पर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इस तरह की रिएक्शन जो होती है उसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है जिंक से, और उसका कलर कैसा आता है, जो बनता है उसमें ब्लू कलर उसमें आता है। जिंक सल्फेट कॉपर के साथ में कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, तो जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है और जिंक के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है जो कि रेड कलर का होता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन द सिमिलर मैनर, इसी तरीके से आप जो बीकर बी है उसमें भी आप उसी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन बीकर ए एंड बीकर बी, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देर इज नो चेंज इन बीकर C, D एंड E।
आपने देखा कि सी, डी और ई में कोई किसी तरह का चेंज नहीं आता। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E। तो आपने क्या देखा इसमें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो होता है जिंक का बाय कॉपर इन बीकर सी एंड आयरन इन बीकर ई, और आयरन का बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी तरीके से जो आयरन जो होता है कुड बी डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस हो सका किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा, इन बीकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द बीकर सी में कोई चेंज नहीं आया, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक। तो कॉपर जो होता है वो क्योंकि कम रिएक्टिव होता है इसलिए वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम जिंक सल्फेट से। बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों होता है, व्हेन जिंक कैन, जब जिंक जो होता है कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary, it follows definite rules based on facts। साइंस में क्या होता है, जो भी बेसिक रूल जो होते हैं, डेफिनेट जो रूल होते हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड आयरन, और आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंड मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। जो कम रिएक्टिव मेटल जो होती है वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती, जबकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। तो आपने देखा कि डी और ई में किसी तरह कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। कैन यू गेस इज द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो आप इसमें ये देखें कि इसमें से जिंक, आयरन और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही अपने से कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। आपने देखा होगा कि मेटल जो होती है मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं या मशीनरी बनाने के लिए यूज़ की जाती है, या जितने भी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, ये सभी किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं आप उससे भी फेमिलियर हैं। हेयर सम इंटरेस्टिंग वंस, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इसमें कि नॉन मेटल कहाँ पे यूज होती है। वी आर श्योर दैट यू विल गेस दैम राइट। नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए नॉन मेटल बहुत ज़रूरी होते हैं। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जो ऑक्सीजन जो होती है, या फिर इसमें बता सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनचेंज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें नाम नहीं दिए गए, हमें खुद गैस करना है इसमें कि वो नॉन मेटल कौन सी है, नाइट्रोजन, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, जो कि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, जो कि एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हम अपने जो जितने भी वो एंटीसेप्टिक होता है जो हमारे वाउंड्स जो होता है, जो जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं कहीं वाउंड्स पे, उसको यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, कुछ ऐसी भी नॉन मेटल होती हैं जो क्रैकर में यूज की जाती है, जैसे फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है लेकिन वो क्रैकर बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences। अपने एक्सपीरियंसेस से आप मेटल और नॉन मेटल के बहुत सारे और यूज भी लिख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। I hear that magnesium is found in plants। मैंने ये भी सुना है कि मैग्नीशियम जो होता है वही प्लांट्स में पाया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन दैम,
ये उनमें किस फॉर्म में पाया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे दी है, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माय बॉडी। कि डॉक्टर ने बताया कि आप में आयरन की कमी है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन कहाँ पाया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लोहा क्योंकि बहुत मेटल है एक तरह का और बहुत हार्ड भी होता है, तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है। जनरली ये क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन, और वो उनसे अलग होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। नाउ इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यदि कोई सब्सटेंस ब्रोकन डाउन नहीं होता है फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। वो एलिमेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में, कोई चाहे कोई फिजिकल हो चाहे केमिकल, उसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, टूटता नहीं है। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है। सो इज आयरन, कार्बन टू, आयरन कार्बन टू, ये आयरन और कार्बन भी ऐसे ही होते हैं। एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट इज एटम, और स्मॉल जो एलिमेंट जो होते हैं वो भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो सैंपल जो होता है कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी एटम जो होते हैं वो कभी भी, एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक एटम जो होता है लिक्विड लिक्विड सल्फर का, वुड बी एग्जैक्टली, वो क्या होता है वास्तव में, सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। यानी सॉलिड की बात करते हैं या गैसेस की बात करते हैं या फिर लिक्विड की बात करते हैं, एटम जो होगा वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, एटम में कोई चेंज नहीं आता। ऑल्दो वी हैव अ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी जो होती है बहुत सारी चीज़ों की, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेज इज लिमिटेड, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देर आर नो मोर देन 92 नेचुरली, यानी जो भी नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल 92 होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेनली जो क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट्स को वो मेटल और नॉन मेटल में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, उनमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल होते हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, और 20 से जो कम होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अ फ्यू आर मेटालॉइड्स, और उसमें कुछ मेटालॉइड्स भी होते हैं विच पजेसिस करेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।